नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ये मेरा फील्ड है, भगवान मेरे साथ है। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का दिया जवाब, राहुल का किया बचाव। 2 वोटर कार्ड विवाद पर बोले तेजस्वी, तो वहीं डोमिसाइल नीति पर भी साधा निशाना। और काशी में बाढ़ का कहर, डूबे मंदिर, बंद सड़कें, अंतिम संस्कार भी हुआ मुश्किल। और अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अभी थमी नहीं है और संसद के मॉनसून सत्र के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक में विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। हर हर महादेव के नारों और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। एनडीए सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उन्हें सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संसद में विपक्ष को बहस के दौरान मुंह की खानी पड़ी और उनकी फजीहत हो गई। पीएम ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा, ऐसा विपक्ष कहां मिलेगा जो खुद पत्थर पर पैर मारता हो। ये हमारा फील्ड है, ये मेरा फील्ड है और भगवान मेरे साथ है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की हालिया फटकार पर भी पीएम मोदी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि इस पर हम क्या कहें जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है। ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई है। इतनी बड़ी फटकार कोई हो ही नहीं सकते जो कल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लगाई है। प्रधानमंत्री का ये बयान एनडीए के भीतर एकजुटता दिखाने के साथ ही साथ विपक्ष को करारा जवाब देने की कोशिश भी माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जवाब देते हुए राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल हमेशा सेना का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं और कोर्ट ने उनके बयान का गलत अर्थ निकाला है। प्रियंका ने जोर देकर कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सरकार से सवाल पूछना राहुल का कर्तव्य है। प्रियंका ने सरकार पर संसद न चलने का आरोप लगाते हुए कहा कि क्या सरकार इतनी दुर्लभ हो गई है कि सदन नहीं चला पा रही। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की। उनका कहना था कि सरकार को सभी पक्षों से बात करनी चाहिए और संसद को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। बिहार में दो वोटर कार्ड को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चर्चा में हैं। इस मुद्दे पर उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि उनके पास इस मामले में पूरा जवाब है, जिसे उचित समय पर सामने रखा जाएगा। उन्होंने मतदाता सूची की खामियों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए और कहा कि कहीं लोगों का नाम ही नहीं है तो कहीं एक ही घर में दर्जनों नाम जुड़ गए हैं। तेजस्वी ने कहा है कि वे चुनाव आयोग को सारी जानकारी सौंपेंगे और कोर्ट में भी पक्ष रखेंगे। वहीं बिहार सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने पर भी तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पहले ही इस नीति की वकालत की थी और अब सरकार उन्हीं की बातों को कॉपी कर रही है। तेजस्वी ने सरकार पर विजन और स्पष्ट नीति की कमी का आरोप भी लगाते हुए कहा कि हम कहते हैं कि सरकार करती है। तेजस्वी यादव रांची रवाना होने से पहले पटना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। काशी में गंगा अब कहर बनकर बह रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शहर के 84 घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। गंगा की चढ़ती लहरें अब काशी के अंदर तक दस्तक दे रही हैं। सोमवार को शीतला घाट से होते हुए पानी सब्जी मंडी पार करता हुआ दशमेघ प्लाजा तक पहुंच गया। दशमेघ घाट मंदिर, मान मंदिर घाट और श्री काशी विश्वनाथ धाम की सीढ़ियां गंगा में समा रही हैं। नमो घाट पर बना भव्य स्कल्पचर भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। राजघाट से नमो घाट जाने वाला मार्ग जलभराव के चलते पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 4 साल बाद गंगा का पानी फिर से ट्रॉमा सेंटर वाली सड़क तक पहुंच चुका है। शहर के करीब 3000 मंदिर गंगा में डूब गए हैं। पक्का महाल की गलियां में पानी घुस गया है। दुकानों में अफरा तफरी मची है। अंतिम संस्कार भी अब आसान नहीं है। गंगा किनारे के 6 शवदाह स्थल जलमग्न हो चुके हैं। सिर्फ 2 घाटों पर ही अंतिम संस्कार हो रहा है। मणिकर्णिका घाट पर लोगों को घुटने भर पानी में खड़े होकर 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। हरिश्चंद्र घाट की गलियों में जगह नहीं बची है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 81 सेंटीमीटर ऊपर है और अगले 24 घंटे हालात और बिगड़ने की आशंका है।
कानपुर बैराज से छोड़ा गया 1.5 लाख क्यूसेस पानी अब बनारस की ओर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में गंगा और उफान पर होगी। काशी अब सच में गंगा में डूब रही है और बाढ़ की तस्वीरें चिंता के साथ चेतावनी भी हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के युवा नेता अमित ठाकरे ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों के हाथ पैर तोड़ देना चाहिए और फिर उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी का राज्य है और यहाँ किसी को भी लड़की पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पुणे और औरंगाबाद में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आए हैं। अमित ठाकरे ने विद्यार्थी सेना के एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी पार्टी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने में डरे नहीं, क्योंकि मन से उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, खासकर तब जब शिवसेना यूवीटी के साथ मनसे के गठबंधन की अटकलें जोरों पर है। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इंडियन सुपर लीग क्लब बेंगलुरु एफसी ने एक मुश्किल फैसला लेते हुए सुनील छेत्री समेत अपने सभी प्लेयर्स और सपोर्ट्स स्टाफ की सैलरी को रोक दिया है। क्लब ने इसको लेकर एक बड़ी आधिकारिक बयान जारी किया है और बताया है कि वो खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को कुछ समय के लिए सैलरी नहीं देंगे। क्लब ने एआईएफएफ और एफएसडीएल के गतिरोध को जल्द से जल्द खत्म करने का आग्रह किया है। भारतीय फुटबॉल के भविष्य के लिए इसका शीघ्र समाधान बेहद जरूरी है। क्लब ने कहा है कि वो समाधान की प्रतीक्षा में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के संपर्क में है। बेंगलुरु एफसी ने बताया है कि एआईएफएफ और फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड के बीच मतभेदों के कारण ये स्थिति बनी है। क्लब ने कहा है कि वो अपनी युवा टीमों के साथ खेल और अपने संचालन को बढ़ाने और विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीएफसी सॉकर स्कूल इस निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। क्लब ने आगे कहा है कि इस अनिश्चितता से किसी को कोई फायदा नहीं है और भारतीय फुटबॉल के भविष्य के लिए इसका शीघ्र समाधान बेहद जरूरी है। बेंगलुरु एफसी ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के भविष्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई अब सरकारी दफ्तरों तक पहुंच गई है। नवी मुंबई नगर पालिका के जन्म मृत्यु पंजीकरण विभाग में मराठी बोलने को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक और 2 महिलाएं कर्मचारी से इस बात पर बहस करती नजर आ रही हैं कि आखिर मराठी भाषा थोपने की जरूरत क्यों पड़ी। युवक कर्मचारी से सवाल करता है कि क्या मराठी बोलने का कोई सरकारी आदेश है? ये भाषा की राजनीति बंद करो। और क्या मुझे सिर्फ इसलिए मराठी बोलने को कहा जा रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ? घटना के दौरान विभाग का कर्मचारी लगातार युवक से मराठी में बात करने को कहता है, लेकिन युवक इसका विरोध करता है और अपनी पहचान को लेकर सवाल उठाता है। एमएनएस कार्यकर्ताओं पर पहले भी गैर मराठी लोगों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब जब सरकारी संस्थानों में भी ऐसा बर्ताव सामने आ रहा है तो ये विवाद और गहराता दिख रहा है। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब ये बहस सिर्फ भाषा की नहीं, पहचान और अधिकार की भी होती जा रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। हमले में कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि जब शुभेंदु अधिकारी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहे थे, तभी कुछ उपद्रवियों ने अचानक से
हमला कर दिया। इस हमले में उनके काफिले की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई है। पथराव भी हुआ है। हालात बिगड़ते देख पुलिस को बीच में आना पड़ा। बीजेपी ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और विपक्ष के नेताओं को खुली धमकी दी जा रही है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आज निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय जैसे प्रमुख राज्यों में राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली थी। उनका कार्यकाल कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा रहा है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान वे राज्यपाल थे। उनके निधन से राजनीतिक और प्रशासनिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर से मुलाकात की है। इस दौरान गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना और गहरे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और दोस्ती को मजबूत करने पर चर्चा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और फिलीपींस के बीच सभ्यता, इतिहास और लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव पर आधारित पुराने रिश्ते पहले से ही बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर अब भारतीय सेना ने दो टूक जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान से बचाया था। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बाद अब सेना की पूर्वी कमान ने 1971 की एक खबर की क्लिपिंग शेयर की है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $2 अरब के हथियार बेचे थे। पूर्वी कमान ने सोशल मीडिया पर दस्तावेजी सबूत रखते हुए ये भी बताया है कि कैसे 1971 में भारत को सैन्य और रणनीतिक मोर्चे पर अमेरिकी रवैये का सामना करना पड़ा। दरअसल ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात कर पाकिस्तान को लेकर भारत की रक्षा की थी। इस पर विदेश मंत्रालय ने फौरन प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत ने हमेशा अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित की है और अब सेना की इस पोस्ट से ट्रंप के दावे और भी कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर था और ये बात अब दस्तावेजों के जरिए खुद भारतीय सेना ने दुनिया के सामने रख दी है। दोनों नेताओं के बीच हो रही बातचीत का उद्देश्य दोनों देशों की दोस्ती और आपसी सहयोग को और मजबूत करना है। इस मुलाकात से उम्मीद की जा रही है कि भारत और फिलीपींस के संबंध और भी मजबूत होंगे और कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। ये मजबूत रिश्ता न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए भी फायदेमंद होगा। इस मुलाकात के बाद दोनों देश के बीच संबंधों में नई ऊंचाइयों की उम्मीद है। पीएम मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।